हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कैसल। आज हम लोग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी का पावर शेयरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपको चाहे बिगिनर चाहे लास्ट मिनट रिवीजन क्रैश कोर्स सबकी तरह हेल्प करेगा। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम एक फेडरल स्टेट है वेस्टर्न यूरोप में। फेडरल स्टेट मतलब जहाँ अलग अलग कम्युनिटी साथ में रहती हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलती हैं। इसके बॉर्डर्स फ्रांस, जर्मनी, लुक्सेमबर्ग के साथ हैं। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? न्यू फ्रांस गॉट लक्स। पूरी कंट्री में फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन जो है उसमें 59% ऑफ द लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% ऑफ द लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 1% दोनों में से किसी भी रीजन में रहते हैं और जर्मन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इनकी कैपिटल है उसमें यहाँ उल्टा है। उसमें जो ब्राज़ील्स इनकी कैपिटल है 80% ऑफ द लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% ऑफ द लोग डच हैं, जिसकी वजह से माइनॉरिटी रिच और पावरफुल है उनके यहाँ। तो इससे क्या हुआ, जो डच स्पीकिंग पीपल थे उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत देर से मिली। This led to social disparity between Dutch and French, जिससे सोशल डिस्पैरिटी मतलब इनइक्वालिटी डच और फ्रेंच के बीच में फैलने लगी 1950s से लेके 1960s तक। सोशल डिस्पैरिटी, अगर आप ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको आ गया है। बस उन्हें बस यही देखना होता है कि आपको समझ में कंसेप्ट आया है कि नहीं। आगे ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 मार्कर खास स्तर पे आ जाते हैं। अकोमोडेशन इन बेल्जियम बिटवीन 1970s एंड 1993 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 टाइम्स। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया 4 टाइम्स, उसे नया किया गया बार बार 4 टाइम्स के लिए। उसमें नए रूल्स ऐड किए गए और कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार 4 बार लिखा गया। तो कौन से पॉइंट्स इससे निकल के सामने आए उनके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि उन्होंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज़ से इक्वल मिनिस्टर्स होने चाहिए और अगर कोई स्पेशल लॉ बनना है तो हर ग्रुप अगर मेजॉरिटी उसकी रेडी है उस स्पेशल लॉ को बनाने के लिए तभी वो बनेगा। ठीक है, मैंने ऐसे ये फ्लो चार्ट यहाँ पे बना दिया है, आप भी ऐसे फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश किया करें। स्पेशल लॉ, मेजॉरिटी, ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। फिर उसके बाद उन्होंने बताया स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की और बहुत सारी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हैं। ठीक है। फिर ब्रसेल्स में क्या हुआ, एक दूसरे तरह की सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पे दोनों मिनिस्टर्स इक्वल होंगे और अगर वहाँ तो फ्रेंच मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने ये क्यों एक्सेप्ट किया? उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि डच जो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थी उसने सेंट्रल लेवल पे अपना इक्वालिटी मान ली कि दोनों मिनिस्टर्स इक्वल होने चाहिए। और एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई जिसे बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ वन कम्युनिटी। जो भी उनकी एक कम्युनिटी होती थी उसमें भी एक गवर्नमेंट वो बनाते थे। उनके पास क्या पावर होती थी? उनके पास कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इश्यूज़ की सारी पावर होती थी। अगर कि इनमें कोई इशू आता है तो वो लोग देख सकते हैं। फिर ब्रसेल्स को हेडक्वार्टर एकदम बिगनिंग में ही यूरोपियन यूनियन का माना गया था। एज ए 1 मार्कर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे बताया गया है श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में भी 2 तरीके के लोग थे, एक थे सिन्हालीज और एक थे तमिल। सिन्हालीज वहाँ 74% थे और तमिल 18%। और तमिल में भी 2 तरह के ग्रुप थे। जो तमिल वाले लोग थे श्रीलंका में ही रहते थे, उन्हें श्रीलंकन तमिल्स बोलते थे। तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर नोन एज श्रीलंकन तमिल्स। और वहाँ इंडियन तमिल्स कौन थे? हुज फोरफादर्स सेटल्ड इन श्रीलंका ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। जिनके फोरफादर्स आके वहीं रहने लगे थे श्रीलंका में, उन्हें हम लोग बोलते थे इंडियन तमिल्स। सिन्हाला ज़्यादातर बुद्धिस्ट होते थे, तमिल जो होते थे वो हिंदू और मुस्लिम होते थे और क्रिश्चियन दोनों ही उसको फॉलो कर लेते थे। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या था? इट इज़ अ कॉन्सेप्ट सिग्निफाइज अ बिलीफ that majority community should not be able to rule in whichever way they want.
disgrading wishes and needs of minority। इसका मतलब है कि जो मेजॉरिटी भी होती थी कहीं पे भी, जब ये मेजॉरिटिज्म फॉलो होता था तो जो भी मेजॉरिटी वाली थी वो अपने रूल्स को छोटी माइनॉरिटी पे थोपने की कोशिश करती थी और माइनॉरिटी के विशेस और नीड्स को अनदेखा किया जाता था या नहीं सुना जाता था। और यही फॉलो हुआ था श्रीलंका में। इन क्या क्या उन्होंने बताया कि कैसे कैसे इसको फॉलो किया गया वहाँ। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड एज सिन्हाला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिस्क्रेडिंग तमिल। 1956 में एक एक्ट पास किया कि सिन्हाला ही एक ओनली लैंग्वेज, एक होता है कि लैंग्वेज हो गया ऑफिशियल, एक होता है ओनली लैंग्वेज माना गया। तो मैंने यहाँ ओनली अंडरलाइन कर दिया है कि वही सिन्हालीज की जो लैंग्वेज होगी वही होगी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, और तमिल को वो लोग ने कुछ माना ही नहीं। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया गया दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म किससे कौन फॉलो करता था? सिन्हाला वाले लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि उन्हें प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाए, मतलब कि तमिल के बारे में तो सोचा ही नहीं गया। फिर इन सब की वजह से क्या हुआ, जो उनके रिलेशंस थी दोनों कम्युनिटी के बीच में स्ट्रेंड हो गई, गड़बड़ा गई, अच्छी नहीं रही। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने अलग अलग स्ट्रगल्स किए तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। क्या क्या किए उन्होंने, जैसे कि लॉन्च्ड पार्टीज़, उन्होंने अलग अलग पार्टीज़ बनाई। आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है, टॉपिक में क्या हो रहा है, आप अपने आप भी बना सकते हैं, बस आपके पॉइंट्स वहाँ क्लियर होने चाहिए। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने हाँ ये टॉपिक पढ़ा है, आपको इसके बारे में आता है, ठीक है। आगे, बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, ये सारे फॉलो किए गए। तो उसमें ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है। LTTE का लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, इन्होंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा था? डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल इलाम, इलाम मतलब स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इन श्रीलंका, कि तमिल एक अलग ही स्टेट माना जाए, तमिल को भी मतलब अब उनका हक दिया जाए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, सिविल वॉर का रूप उसने ले लिया। सिविल वॉर मतलब कि उन्हीं के कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत लड़ाई होने लगी। रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर की वजह से टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। सिविल वॉर की वजह से कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पे बहुत कंट्री की इफ़ेक्ट पड़ा। लेसन क्या था? लेसन ये था, द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। तो एक कंट्री को चलाने के लिए, यूनिटी उसमें बनाने के लिए हर एक कम्युनिटी वहाँ जो है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को और इनके इंटरेस्ट को। नीड फॉर पावर शेयरिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से ज़रूर बनता है। वो 1 मार्कर बनते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, वहाँ पे ज़्यादातर 1 मार्कर्स बन जाते हैं। नीड क्या थी पावर शेयरिंग की? प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल मतलब प्योर रीजन क्या था। ऐसे आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इट स्ट्रेसेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम, कि पावर शेयरिंग जो है वो बेटर आउटकम लाएगी। अगर कोई भी कम्युनिटीज़ में पावर शेयर की गई है तो अच्छे ही वो रिजल्ट्स आएंगे। हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, अगर कोई अलग अलग सोशल ग्रुप हैं तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको रिड्यूस करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होती है, कि मतलब दोनों की फीलिंग्स को अगर उन्होंने रिस्पेक्ट किया है तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जल्दी नहीं होता है। टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर्स, कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्डर जब दिया गया है तो उसमें स्टेबिलिटी बनती रहे, कि उसमें ग्रुप्स के बीच में लड़ाई ना हो जाए। मॉरल रीज़न में पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? मॉरल रीज़न में इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल,
पावर शेयरिंग हमेशा ही वैल्यूएबल रहेगी। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। पीपल के पास ये राइट होता है कि वो जाने कि उन्हें कैसे गवर्न किया जाएगा, कि गवर्नमेंट कौन कौन सी नई नई पॉलिसीज़ लाएंगी जिससे लोगों को गवर्न किया जाएगा और उनके हक में कौन कौन सी पॉलिसीज़ होंगी। Legitimate government is one where citizens through participation can acquire a stake in the system। तो ये पूछ लिया जाता है, ये वाला पूछ लिया जाता है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक वो होती है जिसमें लोग अपने पार्टिसिपेशन मतलब इलेक्शन के थ्रू सिस्टम में स्टेक बनाते हैं। सिस्टम में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में जानना, उस समय स्टेक लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो वो आपसे पूछ लेंगे अलग अलग फॉर्म्स, उसके बारे में आप सबके बारे में 2-2 पॉइंट्स भी लिख देंगे, तब भी दैट इज़ मोर देन इनफ कि एग्जामिनर पे अच्छा एक इम्पैक्ट बने। Forms of power sharing, horizontal distribution of power among different organs of government, legislative, executive and judiciary। horizontal में होता है कि अलग अलग ऑर्गन जो गवर्नमेंट के होते हैं, अलग अलग चीज़ें जो होती हैं जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। इन दिस एवरी ऑर्गन चेक्स अनदर, इसमें हर एक जो ये होते हैं ये तीनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसको फेडरल गवर्नमेंट भी, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी बोला जाता है। इसे यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इसके अलग अलग नाम है, ये मैंने सब एक ही जगह लिख दिए हैं। इसमें डिफरेंट लेवल्स पे जो होता है उसमें पावर शेयरिंग होती है। गवर्न फॉर इंटायर कंट्री, इसमें पूरी कंट्री को गवर्न किया जाता है। इसमें अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में नहीं, अलग अलग लेवल्स के बीच में पावर को पूरी कंट्री के लिए ये वाला फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप जो उनके हैं उनके बीच में अगर गवर्नमेंट बनती है उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है? कोलिएशन गवर्नमेंट होती है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर कोई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे उनमें कोई भी सोशल ग्रुप हो, उसे हम कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा ऑल्सो हैव शेयर इन गवर्नमेंट पावर। अगर कोई डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, अगर कोई भी बिजनेसमैन वगैरह ट्रेडर्स होते हैं, उनका भी शेयर होता है कि गवर्नमेंट कैसे चले डिसीजन मेकिंग में, ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये उसके लिए होता है। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप जब गवर्नमेंट में लेते हैं तो यही होता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। और अगर आपको जो अलग आपको चैप्टर्स पे चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।